सीना जोरी करे कल के लड़के। सर अगर आप वो वर्ड्स कर देना अभी, मतलब बहुत रेलेवेंट है अभी वो। सीना जोरी करें कल के ये लड़के जिनको लाए थे हम हाथ पकड़ के, पहले हाशिम भाई करते थे, अब देखो तो मिजाज ही नहीं मिलते। हाशिम इसाक, आप मिक्स मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी हैं? यार मैंने बहुत समझो 3-4 साल लगातार किया है मिक्स मार्शल आर्ट्स। अभी तो वजन शजन सब वापस बढ़ गया है मेरा। वी गॉट अ रियल फाइटर इन द गेम। कंट्रोवर्सी है कि एक्सपॉलिमर डार का डिस चल रहा है भाई इसके साथ, क्या इस बात में सच्चाई है? डिस चल रहा है मतलब आप डिस मतलब सुना तो सही, डिस पीटीजी वाला जो आप बात कर रहे हैं। पीट- हाँ यार कुछ स्टेजेस, कुछ तो ग्रजेस वहां हैं। से शॉट्स लिए गए, फिर यहाँ से भी शॉट्स लिए गए, तो बैक एंड फोर्थ तो एक चीज चलती रहती है ना एट द सेम टाइम। वैसे ही मतलब ये जो YouTube वाली कोलैबोरेशन है, इनसे मैं क्या पैसा एक्सपेक्ट करूँगा, कुछ भी नहीं है मेरे लिए ना। सही है। बाकी जो डिस है, डिस के तो मैं खास चार्ज करता हूँ अलग से ना। Assalamu alaikum guys, and this is Sajjad Siddiqui with a message of love, respect and peace, and I welcome you to the Encyclomedia Hub point of view. And today we are having couple of special guests जिनका नाम कोई जिसको बड़ा तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। दे आर ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब एंड मेन स्ट्रीम अंडरग्राउंड, हर जगह आप लोगों को वाज़े तरीके से नज़र आ रहे होंगे। एंड आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस आप लोग की वर्चुअल ज़ोरदार तालियों में, क्योंकि देखो तालियों के बगैर तो वाइब नहीं बनती ना। वर्चुअल जोरदार ताली में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डीजे अब्दुर एंड हाशिम इसाक इन द हाउस विद टीम एनसाइक्लोमीडिया हब। सर थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू डीजे? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर क्या सीन चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है लाइफ में, और क्या लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग एवरीडे, गाने बन रहे हैं और मतलब सब छोड़ के गाने ही बन रहे हैं। सब छोड़ के गाने बन रहे हैं। सर काफी ज्यादा बोल्ड स्टार्ट्स की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रेलेवेंट टॉपिक वही चल रहा है आजकल। अब्दुल कनेक्टेड है उससे, मैं connected उससे ज्यादा। तो मैं एज अ गेस्ट आया एज था। अ गेस्ट या तो अब्दुल भाई वहाँ पे बोल्ड स्टार्स में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट हो रही है, पूरा एक शो डिज़ाइन कर लिया गया है, क्योंकि ऐसी तो नहीं हो गया। तो क्या इसके पीछे आइडियोलॉजी थी आप लोगों की, कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है, मुझे थोड़ा बैकएंड बताइए। इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हुई है कि मेरा एक जानने वाला था, उसने मुझे रिकमेंड किया कि बोल जो है वो रैप शो जो है वो करा रहा है स्टार्ट ना। तो उसने मुझसे डिस्कस किया, फिर मैंने पूरा जो है वो आइडिया बताया कि किस किस तरीके से लेकर चलना है और क्या क्या करना है। तो एक तरीके से आधे से ज़्यादा जो शो जो है ना वो उसकी बेस कह लेंगे मैं हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। आधे से ज़्यादा तो बोल में जिस तरीके से रैपर्स आ रहे हैं, आपका फेवरेट रैपर कौन है बोल में? यार मेरा फेवरेट रैपर वो रैप थोड़ी है अभी तक। रैप थ्योरी है। ओके वहाँ पे जजमेंट, वहाँ पे आपको क्या लगता है जस्टिफाइड तरीके से हो रही है, या फिर टिपिकली कमर्शियली बिल्कुल जो मतलब वो होता है ना कि जो हमने बता दिया वही हो, जो बैक एंड हो वही फ्रंट एंड हो, यू नो, या फिर ऑर्गेनिक चीज़ आ रही है, हिप हॉप जो ऑर्गेनिक चीज़ आती मतलब है? अगर कंटेस्टेंट को देखो तो है बिल्कुल रॉ और ऑर्गेनिक वो है हिप हॉप वगैरह ना। मतलब प्रॉपर सीन्स है इन बॉयज़ का। और बाकी जो जजमेंट वगैरह की जहाँ तक बात है, ये जजेस तो आपको पता है कौन, टीवी एक्ट्रेस हैं और टीवी स्टार्स हैं बेसिकली। एग्जैक्टली। तो इन लोगों को जो है बोल चैनल ने जज इस वजह से प्लेस किया है ताकि जो इन लोगों की ऑडियंस है, टीवी स्टार्स जो मतलब टीवी पर जो टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग जो है ना वो रैप को देखें, इन लोगों को देखें। तो फिर ये वो जब इनको एज अ मतलब जज करते हुए देखेंगे तो वो रैप को भी देखेंगे। एग्जैक्टली ये आइडिया था एक इन लोगों को बहुत जज रखने का। फेमस टैगलाइन, एक बड़ी हाइप हो गई अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में ना, कि यार आप रैपर अच्छे हो लेकिन एटीट्यूड नहीं है आप अंदर। वो बेसिकली आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग साहिल लोधी, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट इट। यार सीन ये है, इनको वर्ड्स नहीं पता, बस इतना तो फर्क है। ओके हाँ, अगर आपके लिरिक्स अच्छे हैं या मतलब एक होता है ना एक रैपर के अंदर एक जोश होता है, ये उसको सही तरह बयान नहीं कर पा रहे। इन लोगों ने उस चीज़ को एटीट्यूड का नाम दे दिया। ओ बाकी सब ठीक है, बाकी वो उनकी जजमेंट सही है। अब आप अमेरिकन आइडल वगैरह कुछ दूसरे शोज वगैरह देखो, अमेरिका गॉट टैलेंट वगैरह, उसके अंदर मोस्टली टीवी स्टार ही होते हैं जजेस वगैरह। ओके मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि एक टीवी चैनल को अपना कंटेंट बेचना है, स्टेक्स लगे हुए, लाखों के क्या कहते हैं खर्चे हैं। वो अगर किसी अननोन फेस को बैठा दें, मुझे बैठा दें एज अ मेन जज, मुझे वाइडली तो ऑडियंस नहीं जानती ना, ऑडियंस तो जानती है सहर लोधी को और जो बैठे हुए जैन भाई हैं और दूसरे कौन, महा आमिर। तो ये तीन जो लोग बैठे हुए ज़ाहिर है उनको जानते हैं लोग टीवी पे, तो इस वजह से उनको बेचना है। वो अपनी जगह सही है और मतलब हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि नहीं होना चाहिए ऐसे।
हम क्या ही बोल लेंगे, क्योंकि पैसा उनको बनाना है एट द एंड ऑफ द डे। एक चैनल को पैसा बनाना है, रिकवर करना है, वापस जो लगा चल हुआ ही है, पैसों पे रहा होता है। हाँ ना, ये वो वाला सीन तो है नहीं कि यूट्यूब पे क्या कहते हैं मोनेटाइज वीडियो पे कमा लेंगे। हाँ, इनका सीन ये है कि इन्वेस्ट किया तो टीवी पे भी चलना चाहिए ना। तो सर बोल में मतलब जिस तरीके से हो रहा है, तो वेल पॉइंट इज दिस कि एज अ हिप हॉप हेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक एज अ पैशन, अगर को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारे रैपर्स इंडस्ट्री गंदी भी कर देते हैं, ऐसा हो भी जाता है अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, तो इस बारे में आप थोड़ा जिक्र कीजिए। मैं यही कहूँगा, प्रोफेशन तो बनाना है अपना, अपने पैशन को। एट द एंड ऑफ द डे आपका गोल यही है ना कि आपको वो करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई ब्रांड आपके पास आ रहा है तो आप उसको मिनिमम प्राइस दे देते हैं, उससे ये उससे क्या होता है, मार्केट खराब हो जाती है। हर इंडस्ट्री का आर्टिस्ट जो है, मतलब अभी इंडस्ट्री है भी नहीं अंडरग्राउंड। इंडस्ट्री तब होती है जब रेवेन्यू आए। खतरनाक किस्म का कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा अंडरग्राउंड। एक अंडरग्राउंड इसीलिए इट्स नॉट अ इंडस्ट्री। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। उसमें से अगर कोई कंपनी आके अंडरग्राउंड में से हैंड पिक करके किसी बंदे को ले जाती है कि भाई आप हमें अपने रेट्स बताएं, तो मिनिमम से मिनिमम बता देते हैं लड़के। 10-15 हज़ार रुपए में अपनी वर्सेस दे रहे हैं लड़के। और आइडिया सही है। उससे क्या होता है, उनको आइडिया नहीं है बिजनेस का कि इतनी बड़ी कंपनीज को आप 15-20 हज़ार रुपए पिच कर रहे हैं, और वो उनका तो काम, वो तो दे देंगे 15-20 हज़ार, उनके लिए क्या बड़ी बात है। बट एट द सेम टाइम दूसरे आर्टिस्ट के लिए मार्केट खराब हो जाती है। वो कहेंगे 15-20 हज़ार में आर्टिस्ट मान जाते, तो उनके पास क्यों ना जाए हम। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपको गेम को समझने की जरूरत है। वो टोटली बिजनेस को देख रहे होते हैं, तो उन लोगों ने यही बोलना होता है कि एंड में बस हमारा माल बिक जाए, कुछ भी करके। वर्ष चाहिए किसी का भी, वो चलेगा। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर किसी देखिए एक सबसे पहले आर्टिस्ट जीरो है, ठीक है, अगर उसको एक ऑफर आती है, वो नहीं देखेगा पैसे, वो बोलेगा मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसकी वजह से उस आर्टिस्ट की भी गलती नहीं, उस आर्टिस्ट को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि ओजी से पूछे, जो कि मेन स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं, कि क्या हमें करना चाहिए। ओजी से ना भी पूछे तो थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगा लेना कि आप देखो कितनी बड़ी कंपनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, लेकिन जो भी कंपनी है उनके पास बहुत पैसा है आपको देने के लिए, तभी तो वो कंपनी है। तो आप 10-15 हज़ार रुपए ले रहे हैं उनसे। किसी पहले जो मेरे पास आर्टिस्ट वगैरह आता है ना, कोई भी मतलब कहते हैं कि मेरे पास ये ब्रांड आया है, तो मैं मतलब कितने पैसे कोट करूँ उसको, तो मैं उसको सबसे पहले बोलता हूँ कि वो बिजनेस है, कि सबसे पहले बिजनेस समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बिस्किट का ऐड है, तो हर बच्चा बिस्किट खाता है। तो एग्जैक्टली देखो कितनी चीजें बिक्री होती हैं, उस हिसाब से चलना होता है। तो पैसे भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि उस हिसाब से ही कोट करो तुम लोग ना भाई, पहले बिजनेस समझो फिर कोट करो। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी को आप समझो कि कौन सी कंपनी है। फॉर एग्जांपल तुमने अभी वो कौन से किया था, चॉकोलिशियस किया था। हाँ, तो फिर देखो वो कंपनी का क्या नाम है, सीन क्या है। बड़ी कंपनी है, सेलिंग ऑल ओवर द फकिंग कंट्री। तो फिर तुम लोग क्या कहते हैं, उस हिसाब से क्या कहते हैं उनको कोट करो। कोई वो थोड़ी है दवा खाने का ऐड थोड़ी कर रहे हो तुम लोग। एग्जैक्टली, पॉइंट इज दिस। एंड सेकेंडली डीजे अब्दुल, आपके साथ सर बहुत सारे नाम थ्रू आउट कैरियर आपके साथ जुड़ते रहे हैं, हटते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ, पूरे कम्युनिटी कल्चर, आपकी पूरी हिस्ट्री है। तो सर इस बारे में मुझे थोड़ी डिस्कशन करनी है आपके साथ। सर काफ़ी एक हिस्ट्री जुड़ी रही है, काफ़ी आर्टिस्ट आपके साथ, इवन यंगस्टर्स ने आपके साथ काम किया। उसके बाद आपने चैन के साथ भी काम किया है, आसिफ वाली, एंड उनके साथ LUG एंड काके 1000, बहुत फेमस आर्टिस्ट समी अमीरी। तो सर आप मुझे बताएं कहाँ से कल्चर को, कौन कौन आपके साथ एंगेजमेंट रही है, और इसका थोड़ा मुझे ओवरव्यू दें। मेरे हर आर्टिस्ट के साथ अभी भी कनेक्शंस अच्छी हैं, जिनके साथ मैं नहीं काम कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं अभी मतलब कर भी रहा हूँ। मैं ऐसे इस चीज़ को इतना ही देखता, वो तो बस एंड में काम निकले, वो काम चलता रहे, पैसे आते रहे और काम चलता रहे। ये है कि मैंने उन लोगों के लिए भी प्रोड्यूस किया जिनकी आपस में नहीं बनती, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मुझे जिधर पैसे मिलेंगे मैं उधर ही काम करूँगा। एग्जैक्टली यार एंड में पैसा ही बचाता है आपको, तो आप उसी के पीछे भागो। ये तो सारी, मैं उसको एज अ म्यूजिक को मैं गेम लेकर चलता हूँ, तो मैं उसको खेल रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं खेल रहा हूँ और खेलने के पैसे मिल रहे हैं मुझे, खेलने के पैसे मिल रहे हैं। ये सीन है। सही। पहले मेरा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा, मैं शौक से करता था, मगर अभी लाइक 2 साल पहले से बस सही है, बस चल रहा है भाई, ये सीन है। मतलब मैं दिल से नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ, ऐसा सीन है। अच्छा, आपकी साथ कोलैबोरेशन हाशिम इसाक के साथ कब हुई, कैसे हुई, थोड़ा मतलब ये इंडस्ट्री के सामने आप प्लीज। यार कोलैब तो हम लोगों की इस तरह हुई थी, सबसे पहले तो हम लोग मिले थे चाय फिबी पे, मैं और फिबी पे तलांजुम थे, और तलांजुम था मैं, और ये सबसे पहली मुलाकात।
हाँ, तो वहाँ से ये आए तो उस वक्त कहाँ कोच वगैरह से आया था? 2016 में आया था मैं कराची, और अंजुम और इससे मुलाकात हुई मेरी उधर फिबी पे, 2016 की बात है। चिल किया हमने, वाइब मैच हुई, मैं और ये तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो गए फिर। ओके। फिर ये कि अभी भी फिर कर रहे हैं काम 2017 में जब वगैरह। मैं प्रॉपरली आ गया वापस, तो फिर क्या नाम है, अब्दुल और मैंने क्या नाम है सीन स्टार्ट कर दिया। हालांकि मेरी अब्दुल के साथ इतनी ज्यादा कोलैब्स नहीं, अगर आप देखो ना, हाँ, बहुत कम है। कितने कोलैब्स हमने, मुश्किल से 3-4 गिनती से होंगे। 4 गाने किए होंगे मैंने अब्दुल के साथ। लेकिन यही सीन है कि बस वो वाइब मैच करती है, हम बैठ के कोई म्यूजिक की बातें थोड़ी कर रहे हम होते लोग साथ। मस्तियाँ करते हैं। हम शायद, हाँ ना, हमारा वो सीन ही अलग है। और मैं कहता हूँ, और आपका पिछला सवाल जो था, मैं उसमें कहूंगा कि म्यूजिक प्रोड्यूसर सबसे अनबायस्ड बंदा होता है, सही है। उसका काम है, अगर उस कोई भी बीट मांगे उसका काम है बीट देना उसको, सही है ना। अब वो आपका राइवल है या नहीं है, दैट डजंट मैटर, सही है ना। Makes sense. ऐसे ही दूसरा सीन कोई है। दुश्मनियां भी नहीं पालता मुझसे, पता नहीं क्यों। ना, और पालने की जरूरत पालने की है ना। जरूरत भी नहीं है यार। और मतलब अब्दुल, टाइम जाया करने वाला सीन है बेसिकली। अच्छा, आप बीट फजूल में सोच रहे हो अगले बार और दुश्मनी क्या होती है मुझे बताओ हिप हॉप के अंदर? ये तू चूतिया, तू चूतिया नहीं, तू चूतिया, यही है ना, ये बीफ है क्या? कोई किसी को मार रहा है, एक बंदा मरा है अभी तक किसी का? नहीं, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं बात बोलूंगा। नहीं मरेगा भी नहीं, मैं शुक्र, आपको बता रहा हूँ ना कि खाली बातें हैं ना ये। सब बात हाँ, तो नहीं है ये, ऐसा सीन है ही नहीं ना। ना कोई गैंगस्टर है, अगर होते हैं तो फिर रैपर नहीं होते ना। या तो आप कत्ल करो जाके रोडों पे, या नशा बेचो, रैप क्यों कर रहे हो? रैप आपने किया इसलिए ना कि आप क्या नाम है, वो अलग लाइफ है। जिनके वालिद साहब क्या कहते हैं बेचारे सेल्समैन वगैरह हैं, वो आके यहाँ पे ऐसी बातें करेंगे कि मैं वो नहीं हो तुम लोग यार, और ना ही हम लोग हैं। नहीं, हम लोग हैं। हाँ, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं गानों के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत हमारा लाइफस्टाइल रहा है उस तरीके का, बिल्कुल रहा है, बहुत लेकिन ज्यादा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम लोग निकल आए, तभी रैप कर रहे हैं ना। और क्या नाम है, हमारी फैमिलीज में भी ऐसे इश्यूज रहे हैं, तो मैं उनको हाईलाइट करता हूँ, सही है। मेरी फैमिलीज में ऐसा हुआ है कि कत्ल होते रहे हैं, और सिस्टम रहा है, गैंग वॉर वाले दौर में मेरा कजन मारा गया, तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ कभी कभी गानों में, और आई टॉक अबाउट दोज इश्यूज जो मैंने फेस किए हैं कभी। और अगर ना किया होता तो शायद मैं भी उसी का पार्ट होता, उसी टाइम मारा गया होता। वी लेफ्ट दैट शिट फॉर दिस थिंग ना, हिप हॉप के लिए। नहीं, हम लोग उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको क्या कहते हैं, एज अ जर्नलिस्ट एक तरीके से बता रहे हैं। हाँ, हिप हॉप बेसिकली यही रिप्रेजेंटेशन है, और यू हैव टू लिव हिप हॉप इन माय ओपिनियन। हिप हॉप की बात की आपने, हिप हॉप भी सिर्फ रैप नहीं है, उसमें फिर ब्रेक डांस आ जाता है, ग्राफिटी, बीट बॉक्सिंग, एमसीइंग, ये पूरा एक कल्चर है। हम लोग सिर्फ रैप पे फोकस करते हैं, और भी बहुत लोग हैं, नील उचोंग है, तैशी लोग हैं, अनार्की, द होल क्रू, सारे जितने भी बॉयज हैं, अताउर रहमान है, और रेबल ग्राफिटी आर्टिस्ट, हाँ जितने भी ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं उनको भी हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही हिप हॉप है, यही हिप हॉप, दैट्स। और एग्जैक्टली मैं एक बात कोट करना चाहूँगा, माफिया। मैं सर बोहेमिया को एक बात कोट करूँगा कि सर बोहेमिया का इंटरव्यू सुन रहा था, और उनसे सवाल किया गया कि बीफ होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, सेम बीफ के हवाले से बात हो रही थी। बोहेमिया ने जवाब दिया कि आप एक मुझे बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि माफिया कहाँ नहीं है, मुझे एक इंडस्ट्री बता दे जहाँ माफिया नहीं है। तो रैप इंडस्ट्री में तो क्या हुआ, आपको मसला है उससे, अगर आपको मसला है तो ये आपका मसला है। Mafia is everywhere. You have to deal with the shit on floor. Okay, I would agree with you, and I would agree with Bohemia sir, but at the same time मैं आपको ये कहना चाहूँगा, माफिया अगर उस लेवल पे माफिया क्या होता है, एक ग्रुप जो क्या कहते हैं, जो हैंडल कर रहा है चीज़ों को और बाकियों को साइडलाइन कर रहा है एट द सेम टाइम, सही है। तो उसको आप माफिया क्या लेंगे? माफिया का असल ओरिजिन क्या है? इटली का। अगर आप माफिया का वो करो, सिसिलियन माफिया, वो अलग चीज है ब्रो। यू कांट कंपेयर दैट टू इंडस्ट्री पॉलिटिक्स। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, माफिया इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। माफिया में एक वो चल रहा होता है, एक क्या कहते हैं, साइकिल है, उसके अंदर बॉस है, अंडर बॉस है, कैप्टन्स हैं, उसमें लोग कत्ल कर रहे हैं, उसके अंदर सीन हो रहा है, उसमें लोग मर रहे हैं, आपके बंदे मारे जाते हैं, इसमें ये नहीं हो रहा है। हाँ, ये माफिया इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, सही है। और चलो अगर आप उस नियत से बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि ये इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, तो हाँ वो हर जगह पे है। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, जिधर पैसा होगा वहां पे पॉलिटिक्स होगी, सही है। जिधर पैसा होगा वहां पे पॉलिटिक्स होगी, दैट इज गिवन। It's a fair game. I will say it's a fair game.
इट्स अ गेम जो आपको खेलना है। अगर आपके यहाँ हेटर्स भी हैं, अगर आप ऑर्गेनिक हो, अगर आप रियल हो, आपके हेटर्स भी उतने ही होंगे जितने लवर्स होंगे। इट गोस बोथ वे, यू नो, यू हैव टू लिव विद द सिचुएशन। अगर आपका कोई शॉट्स ले रहा है, आप उसको रिप्लाई दो नहीं दो, इट्स योर ओपिनियन, लेकिन आपको शॉट्स देखो हर चीज ना आपको दिमाग से खेलनी होती है, चेस मूव्स हैं, सही है। देयर इज अ टाइम टू फाइट एंड देयर इज अ टाइम टू बी क्लेवर। वो अगर आपने नार्कोस देखी है, उसके अंदर पाब्लो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर दोबारा कोट करें सर, मैं चाहता हूं लोग फोकस करें सर। देयर इज अ टाइम टू फाइट एंड देयर इज अ टाइम टू बी क्लेवर, सही है। दिमाग से खेलनी होती है आपको हर चीज। रैप गेम हम कहते हैं ना, तो उसको खेलो लाइक अ प्लेयर। तो अभी सर रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में आपने अटेंड किया जिसमें उस्मान मंसूर का कॉन्सर्ट है, जिसमें मैंने होस्ट किया था शो। लाइव शॉट्स लिए गए थे क्योंकि सर वो मेरे नज़र में एक एग्जाम्पलरी एक चीज़ हुई थी जिसको मैं ऑन स्टेज में बात कोट करना चाहता हूँ, और उसका मैं थोड़ा बैकएंड भी देना चाहूँ कि शॉट्स लिए गए इम्तियाजिंग पे, और आप दोनों आए देन स्टेज पे, और आप लोगों ने रिप्लाई बैक किया उसका ऑन स्टेज। तो सर ये मेरी नज़र में ऐसा होना नहीं चाहिए था, सही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि एक कल्चर रिप्रेजेंट हो रहा था, और क्या कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यूनिटी, आपके मसाइल थे, यू शुड हैव डेल्ट विद इट ऑन द साइड। चलो हो गया, अकॉर्डिंग टू देम इट वाज ओके, चलो हो गया। लेकिन हम लोग नहीं, मुनाब ने नहीं किया, आइन ने किया था यार, मुनाब भी स्टेज पे ही था। मुनाब वाज अ पार्ट ऑफ इट, सही है। हाँ खैर, उसने मुझे बाद में बोला भी कि क्या उसने मुझे अपनी तरफ से समझाया, बट उनकी नज़र में वो सही था। चले उसके अलावा ये सीन है कि चलो हो गया, लेकिन उसके बाद का जो रद्द अमल था, रिएक्शन था, इम्तियाजिंग ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे क्या कहते हैं कि ना लड़ा। वहाँ पे लड़ सकते थे, वहाँ पे पीछे ना बैक स्टेज पे बहुत लड़के बैठे हुए थे, सही है। कुछ लड़कों को बाद में बात करूंगा, जी सही है। वो हो सकता था, लेकिन नहीं, स्टेज पे जो है ना चढ़ के उसने रिप्लाई बैक किया, कोई हाथापाई नहीं हुई, सब नहीं हुआ। यू हैव टू गिव दैट टू इम्तियाजिंग, सही है ना। मैं भी कढ़ाई खा रहा था पीछे में। मैं भी ज्यादा दूर, ये बात किसी को पता नहीं है, ये अंडर द टेबल बात है, ये बस कढ़ाई खा रहे थे। तो सर वेल, इम्तियाजिंग, लव फॉर इम्तियाजिंग कि उसने क्या कहते हैं इस तरीके से कोई रिएक्शन नहीं दिया जिससे क्या कहते हैं कोई इसको प्रमोट करें सर, बिल्कुल प्रमोशन अच्छा बंदा है। और मतलब चलो सबकी नज़र में, उसकी नज़र में वो सही था, जी सही है। उसने मुझे बैक स्टेज जो है, आइन ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, कभी बैठेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने उसको बोला देखो ब्रो, एट द एंड ऑफ द डे हम सबको साथ चलना चाहिए, बिल्कुल। बस यही फिर मेरी लड़ी भी नहीं जाती वैसे, कब तक लड़ेंगे हम लोग। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, एंड एक बात मैं हमेशा करता रहूँगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अगर आप टूटोगे, इंडस्ट्री बहुत छोटी, यू इंटरनली एवरीबडी इज कनेक्टेड। अगर आप गाना फेंक रहे हो तो आपके लिसनर वो भी होगा जो आपका हिटर है, जो आपके लिसनर वो भी होगा। मैं वहाँ पे गया, क्या नाम है, समर फ्लो पे, जी, और अल्लाह का शुक्र है सबसे मुलाकात हुई और सारी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गई। क्योंकि जब तक आप किसी बंदे से मिलते नहीं हो पर्सनली, तब तक आपके दिमाग में इंप्रेशन होता है। इंटरनेट के थ्रू आप किसी को सही से नहीं जान सकते ना, सही है। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऐसा लगता था मेरा उनके साथ मसला है, या मुझे लगता था, लेकिन हम सबसे मिले, प्रॉपर सीन था, अच्छा सीन था, अल्लाह का शुक्र है सबके साथ बातचीत हुई। सब बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वहाँ पे भी, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है। मलिर बॉयज हो गए, JJ 47 सर हो गए, और मानी हो गया, जितने भी बॉयज थे वहाँ पे सब यानी मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिस्पेक्ट ना, सबने हासिल की है, सर। तभी सब इस पोजीशन पे ना, इट वाज नॉट टेकिंग एज फॉर ग्रांटेड कुछ भी चीज। इवन वो शो, उसके साथ मैं भी कनेक्टेड हूँ। आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू माय बॉय, माय होमी उस्मान मंसूर एंड उस्मान आर्टवर्क। उस्मान मंसूर जी बंदा है। उस्मान मंसूर और तैशी जो है ना, वो दो बंदे हैं जो सिस्टम को सही लेकर चल रहे हैं। तैशी ने स्टार्ट किया, फिर वेव स्टार्ट हुई, एंड देन उस्मान मंसूर जंप्ड इन, और मतलब दोनों बंदे जो है ना परफेक्टली लेकर चल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हम हिप हॉप कर रहे हैं, हिप हॉप को इतने साल से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में जो दो बंदे हैं ना, घर से बाहर निकलकर हिप हॉप प्रमोट कर रहे हैं। ये बाकी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और बाकी मुश्किल काम है, ये सीन है, मुश्किल काम है वाकई। मैं नहीं कर पाया, मैंने कोशिश की थी शुरू में जब मैं नया आया था, नहीं कर पाए। हम लोग सुस्त हैं इस मामले में। ये लोग हैं जो मतलब लिटरली कर रहे हैं कुछ। सही बात सर, बिल्कुल। मैं बिल्कुल कनेक्टेड हूँ उस्मान मंसूर एंड आई नो द डैम हसल। हम दोनों लगे होते हैं ऑन फ्लोर, हम देख रहे होते हैं चीजें,
you know I've seen you guys hustle और तुम लोग क्या कहते हैं किस तरीके से उसको लेके चल रहे थे, that was amazing. sir, love, respect and peace, and you know I will like to move forward. आपके साथ सर एक बहुत एक क्लोज आपके साथ आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, यंग बोन, एंड जो पहले यंग बोन थे एंड करंटली ही इज मोजी. मैं एक बात जानना चाहता हूँ, और मैं लाना चाहता हूँ सबके सामने, और ये बात कन्वे करना चाहता हूँ कि यंग बोन कौन था एंड देन हाउ मोजी कैसे बने वो. अच्छा, इस बात का जवाब मैं आपको मुख्तसर अंदाज में दूंगा कि ये आपको मिलने वाला है, इसका जवाब बहुत जल्द. इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है. नोट कर ले सर. ये इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है. एक मैं उसको कंप्लीटली रिवील नहीं करूंगा, लेकिन ये सीन है कि यंगबोन जो है ना, एक उसका ऑल्टर ईगो है उसामा का. ऑल्टर ईगो है जो, और मोजी भी उसका एक ऑल्टर ईगो है. उसामा अली आप जो सुनते हैं, दैट्स अ वेरी डिफरेंट गाय. वो अपनी नॉर्मल जिंदगी की बात कर रहा है, लेकिन सबकी एक डार्क साइड और एक ट्विस्टेड फैंटेसीज होती हैं. वो फिर उसके ऑल्टर ईगो में दिखता है आपको यंग बोन के अंदर. यंग बोन थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर है, मोजी थोड़ा क्या कहते हैं इस तरीके का कैरेक्टर है उसका, रोमांटिक और मतलब सेंटी इस टाइप का. ओके फाइन. ये लेकिन आपको जल्द पता चल जाएगा, कौन से पता चल जाएगा, सीन होने वाला है. ओके सर. कोई आपकी सर आपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था 2019 की बात है. हाँ, तो 2019. फिर देन यू जस्ट जॉइन बैक. 2019 में मैं इतना डीमोटिवेटेड था ना कि वाट लगी थी. मैंने कहा कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ बन ही नहीं रहा. और उसमें किसी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, क्योंकि मैं इनकंसिस्टेंट रहा हूँ काफी टाइम. इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेरा जो है ना वो मतलब मैं बोलता रहता हूँ गाने तो फेंक. हाँ, मतलब बहुत टाइम हो गया था, बन भी नहीं रहा था कुछ. ना ही मेरे पास इतना मतलब सहूलत थी. एक मेरे पास स्नोबॉल पड़ा होता था माइक, उस पे कभी कर लिया कभी नहीं किया. और ना प्रोडक्शन के बंदे थे, ये भी बिजी हो गया था, यूनिवर्सिटी जा रहा था. मोजी भी अपनी जॉब पे भी लग गया था बीच में. ये जॉब में लग गया था. मोजी जो है, मोजी भी जॉब पे लगा हुआ था. कोई प्रोड्यूसर नहीं था मेरे पास, और यूट्यूब की बीटों पे इतना कोई खास सिस्टम बनता नहीं है. तो आहिस्ता 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 मेरा पूरा सिस्टम ऑफ हो गया. फिर मैंने वो फिर टारगेट किलिंग आया. उसके बाद थोड़ा सा मतलब अच्छा सीन हुआ. टारगेट किलिंग का मुझे बताएं, आप लोग सब एक साथ आए. टारगेट किलिंग में आप लोगों ने फीचर किया मोजी एंड JJ47, जमाल अलवी इज ओजी. तरांती ग्रुप, वो सबसे पहला रैपर कह सकते हो कराची का. बहुत पुराना रैपर है जमाल अलवी भाई. इज अ किंग यार. नहीं, फखरे आलम है वो कराची. नहीं, लेकिन फखरे आलम तो फर्स्ट रैप जो हुआ फखरे आलम. he's been in the game for a while. मतलब जमाल भाई इज अ ओजी. तो वो कोलैब हुआ है, उसके बाद एक नई वेव शुरू हुई है मेरे ख्याल में. क्योंकि देखें उसके बाद डोप टाउन आया, उसके बाद JJ47 का भी रिवाइवल वहीं से हुआ है. देन वहां से वापस सबका अच्छा सीन होने लग गया. बिल्कुल, it was a very good collab. वो भी मैंने उसमें भी गौरी भाई को मैसेज करके ये कहा था कि टेक माय वर्स आउट ऑफ दिस. मैं डन हो गया था, मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था. लेकिन गौरी ने मुझे कन्विंस किया, उसने कहा नहीं. और वही गाना आर कल्चर पे लोग गा रहे होते साथ में. वो और अच्छा हुआ. अगर मैं उसको छोड़ देता आर कल्चर पे, वाकई में क्या कहते हैं, अगर हम लोग माइक आगे करते हैं लोगों को रटा हुआ गाना. दैट्स अ बिग वाव. यही है सर. अच्छा सीन है उस गाने का. एक हुक या कोरस की तरह अगर पूरा गाना रट जाए ना किसी को, तो दैट्स अ सक्सेस फ्रॉम आर्टिस्ट. वो गाना मुझे रिटायरमेंट से वापस ले आया. वाओ, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बन ही रहा है, थिंग्स आर वर्किंग वेल. फिर मैंने नो लिमिट म्यूजिक ज्वाइन किया, उसमें प्रोडक्शन वगैरह. फिर मैंने रिसेंटली छोड़ दिया. ओके. अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने खुद के चैनल पे फोकस करूँ. हाशिम नवाज के साथ आएगा. हाशिम नवाज के आप लोग आपका एक आ चुका है. हाँ, अभी आया है. और माशाल्लाह इट्स अ बिग हिट सर. एंड देन इम्तियाज आप कोलैब. और सर फर्दर आप मतलब कुछ ऑन से बताना चाहते हैं कि आपकी क्या कोलैब्स चल रहे हैं और क्या अपकमिंग म्यूजिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाशिम के साथ. यार बैकडोर पे समझो चल रहा है सिस्टम. बहुत सारे कोलैब्स आ रहे हैं और मेरी एल्बम पे भी काम चल रहा है एट द सेम टाइम. गाने बहुत सारे बन गए. मेरा प्रोड्यूसर अभी ये शिरोज है. शिरोज इज लाइक टायर्ड एट द मोमेंट. बहुत सारी चीजें, पर शिरोज इज ओजी यार. शाउट आउट टू शिरोज के अब मुझे प्रॉपर मतलब प्रोडक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है. तो सर डीजे अब्दुल, आप मुझे ये बताएं कि आपका कनेक्शन बेअदब राबिल अली AKA बेअदब, बिगी मोस्टली नाम फेमस है, तो उनके साथ कैसे रहा, उनके बारे में थोड़ा सा आप उसका ओवरव्यू दें. एंड सेकेंडली मुझे इसके साथ कनेक्टिंग करते हुए ये मुझे HMC की वाइब्स दें, क्योंकि वो एक एप्पल स्टूडियो का एक कनेक्शन रहा है उनके साथ. एंड वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जिसमें मुताहिर हैं, जिसमें जी ओवैस अनवर वो हैं. सर इस एरा के बारे में सर आप मुझे प्लीज़ बताएं. यार मैं उस वक्त हिप हॉप जो है वो बनाना सीखा ही था. सही है, सीख के मैं कोई स्टूडियो ढूंढ रहा था.
मेरा माइंड इस तरह चल रहा था कि यार मैं जाऊंगा किसी स्टूडियो और मेरी जॉब लग जाएगी म्यूजिक उसमें ना। ओके तो मैं गया स्टूडियो, इन लोगों के तो बहुत ही बुरे हाल थे ना, सही है। मैं गया उधर, मैं एप्पल स्टूडियो गया, एप्पल स्टूडियो अच्छा काफ़ी सीन था उधर, सही है। मतलब एक मुझे लगता था कि बाकी स्टूडियो से हट के मुझे इधर काम करना चाहिए, सही है। तो वहाँ पे मैं मिला था सबसे पहले बिगी से, सही है। बिगी के बाद फिर मैं बिगी से पहले मैं मिला था मुताहिर से, मुताहिर, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक के बच्चे थे, इन लोगों को रैप वगैरह करना था, तो ये लोग मेरे साथ जाकर माइक लेकर आए थे। फिर इन लोगों ने छोड़ दिया, इन लोगों से हुआ नहीं। फिर ये मुझे मिला जब ये लाइंजेरिया शिफ्ट हुआ था ना मुताहिर, फिर ये मुझे वहाँ मिला था एप्पल में। बेसिकली मैंने इसको बुलाया था, फिर इसका बड़ा भाई भी आ गया, फिर ये सीन शुरू हो गया। मुताहिर से तो बहुत अच्छी बात है। अभी बिगी फिर बीच में गायब हो गया था। फिर मेरे माइंड में ख्याल आया मतलब यार कि बिगी से मिलना चाहिए, वापस उसको मैसेज करूँ। इत्तफाकन मैं गया कहीं PIDC, तो मुझे वो वहाँ दिख गया। वहाँ से फिर मैंने उससे बात की, मैंने बोला भाई गाने नहीं करने, क्या सीन है क्या नहीं। तो फिर वो बता रहा था कि मैं लूँगा स्टार्ट, और अभी भी कर रहा है वो म्यूज़िक वगैरह। काफ़ी अच्छा सीन है उस बॉय के साथ यार, वो बहुत पुराना बंदा है और अभी तक रिस्पेक्ट करता है, मेहनती भी बहुत है। हर बंदे के मसले चल रहे होते हैं ज़िंदगी में, मैं बोलता हूँ वो प्रॉपर जो एक फाइटर होता है ना, फाइटर, वो बंदा है। एग्जैक्टली, ओजी इज द फाइटर मैन। ओजी का मतलब ओल्ड गैंगस्टर, तुम रियल गैंगस्टर नहीं हो, यू नो, यू हैव टू टेक द रिस्पांसिबिलिटीज ऑन योरसेल्फ। जरूरी नहीं है आप म्यूजिक ही करते रहो, यू नो। गैंगस्टर का मतलब है वो नहीं जो कत्ल कर रहा है रोडों पे यार, वो जो अपने आप से लड़ रहा हो, रिस्पांसिबल पर्सन, रिस्पांसिबिलिटी को समझे। तो बिगी प्रॉपर एक सीन है, मतलब ये रिस्पांसिबल बॉय कह लो उसको यार। एग्जैक्टली, मतलब अभी भी वो यहाँ पर है। मैं बोलता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर भी म्यूजिक वगैरह कर रहा है। मतलब जो उसकी लाइफ में गुजरा है ना, वो मुझे पता है, मुझे आइडिया उस चीज़ का। बहुत सारे आर्टिस्ट उस पॉइंट पर आते हैं, वो छोड़ देते हैं म्यूजिक, वो बोलते हैं कि भाई वो मैंने भी ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लेकिन उस बंदे ने नहीं, आधे से ज़्यादा खुद भी मार देते हैं अपने आप को, ऐसे भी सीन्स मैंने देखे हैं, सही है। मगर वो बंदा बिग रिस्पेक्ट भाई, रिस्पांसिबिलिटी से वो बंदा ऑब्वियसली उनके बिगी के मैं पर्सनली हम जानते हैं उनको, एंड आपके इंटरव्यू से पहले भी आई मेट बिगी, तो ही जस्ट शो लव। और सही बात तो ये है कि ही इज़ वेरी ऑर्गेनिक इन द सीन। वो रियल लाइफ में सिचुएशंस में जो है वही वो बेअदब, अगर उसका नाम बेअदब है तो बेअदब उसकी लिखाई में है, उसके अंदर है, यू नो, दैट्स द रेलेवेंसी। और इट इज़ वेरी कनेक्टेड। सर हाशिम, आप मैं ये बात बोलना चाहूँगा, इसका आप तजिया दिएगा कि हिप हॉप रैप म्यूजिक इज अ लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट जस्ट आप माइक पे कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, यू नो, आप वो जी नहीं रहे हो, आप यू हैव टू लिव विद थिंग। आप झूठ नहीं बोल सकते हो अपने आप से। इट्स अ, आप सर इस बात पे क्या कहेंगे? हाँ एग्जैक्टली। और क्या कहते हैं, रैप में आप कभी कभी स्टोरी टेलिंग करते हैं और कभी कभी आप अपने जिंदगी की भी बात करते हैं, सही है। देयर आर टू साइड्स टू इट। कभी कभी आप बार्स मार रहे हैं जस्ट फॉर द विटी सेंस ऑफ इट, और कभी कभी आप क्या कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। तो एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ का रैप के अंदर। एक पूरा जॉनरा है ना ये, इस तरीके से चलना चाहिए आपको। You have to talk about your issues as well as the issues that you see outside. बिल्कुल। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह सुने, वो उनका कोई मकसद ही नहीं होता। मतलब आधे से ज़्यादा हिप हॉप में बहुत रोज गाने निकल रहे हैं, वो सर पैर नहीं है। मतलब कोई स्टोरी हो, कुछ हो, मतलब एंड में मकसद यही होता है गाने का कि मैं ऊपर, मैं तो किसके ऊपर है, मतलब क्या है मुझे बता दे। एग्जैक्टली, मतलब ये मिट्टी से बना हुआ इंसान है भाई। एग्जैक्टली, दफन हो जाएगा कभी ना। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर। इस तरह के गाने ना मैं सुनता ही नहीं हूँ, तो तभी जो है ना मेरा म्यूजिक वगैरह करने का भी ऐसा दिल नहीं करता इतना। अच्छा, मजबूरन अच्छा, मैं जिस टाइप का म्यूजिक बनाना चाहता हूँ ना, कभी कभी मैं नहीं बना पाता, मजबूरन, जो सच बात है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग शायद सुने ही ना। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बार्स वाले गाने कर रहा हूँ, वो इसी वजह से कभी कभी होते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज चलेगी। एट द एंड ऑफ द डे मुझे चलाना है ना कंटेंट। एग्जैक्टली, वो रिलेटेबिलिटी आगे जाके अभी क्योंकि ब्रांड्स विन हो रहे हैं, दे वांट टू सी नंबर्स एट द एंड ऑफ द डे। उसके लिए मुझे करना है, ये करना पड़ेगा। हाँ, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, जरूरी नहीं है। और कभी क्या नाम है, जो मुझे अपनी इंशाल्लाह आगे जाके मुझे आप सुनोगे, जो मुझे बनाना है ना म्यूजिक, वो अभी नहीं सुनोगे, आप थोड़ा टाइम बाद सुनोगे। जब मेरी एल्बम आएगी उसमें आपको असल जो मेरा वो है ना सब्जेक्ट, वो उसमें दिखेगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरी एल्बम में दिखेगा आपको प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली सर। अभी जो मैं कर रहा हूँ दैट्स ऑब्वियसली फॉर हाइप। वाओ। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूं। आवाम आ जाए तो फिर उसके बाद अपना सीन फेंको तो अच्छा। बहुत सारी चीजें हम लोग हाइप के लिए करते हैं, व्हिच इज अ ऑनेस्ट फैक्ट। और अगर कोई इस बात को डिनाई करता है
तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं वो रियल है काफी। रियल है, क्योंकि जरूरी है आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना था, क्योंकि जरूरी है आपका जो जॉनरा हो, आपका म्यूजिक हो, वही रेलिवेंट हो लोगों के लिए। आप देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा सर जोके की, विद बिग रिस्पेक्ट, खाना बदोश एल्बम, बहुत खतरनाक उसका album। लास्ट गाना हिप हॉप नहीं था। क्यों नहीं था? ब्रो अगर मैं आपको बताऊं ना, और उसका जो लास्ट गाना था ना वही सबसे अच्छा था। वही सबसे अच्छा था, मुझे- जबकि वो पूरा रैप, पूरा जो खाना बदोश चल रहा है वो उससे पहले वाले ट्रैक्स का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मैंने सुने नहीं। ये आखिरी वाला मैंने सुना था, क्योंकि मैं थोड़ा हिप हॉप से हटके पॉप म्यूजिक वगैरह वाली साइड पे आ रहा हूँ। ये जॉनर मुझे तो पूरी एल्बम बहुत पसंद आई थी, खाना इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिरी वाले गाने की जो वाइब थी, इट वाज वेरी कनेक्टेड टू हिज हार्ट। और जो रिसेंट सीन था, आई हैव नोन जोके भाई फॉर अ व्हाइल, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, साथ खाए पिए बैठे चिल किया एक टाइम पे। और आई नो हिम एज अ पर्सन। और वो जो आखिरी वाला ही, दैट इज रियल जोके, वो जो उभर के आया ना उस आखिरी ट्रैक के अंदर। मैं बोलता हूँ उस तरह का म्यूजिक रोज आना चाहिए और बहुत ज्यादा आना चाहिए एग्जैक्टली मार्केट में। खाना बदोश सर कैसा एल्बम है? आप क्या बोलेंगे खाना बदोश के बारे में? अगर कंप्लीट एल्बम, मतलब जो हर चीज है उसके अंदर, इट्स अ परफेक्ट एल्बम। परफेक्ट, एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है इंडस्ट्री में। क्या लिरिकली बहुत परफेक्ट है, प्रोडक्शन वाइज भी बहुत खतरनाक एल्बम है, सही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि इट्स वन ऑफ द, लाइक अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी हिप हॉप की तो इट विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिक्स ना। ये तो है। और मतलब बिग वर्ड्स, सीधी बात है सर, इसमें मैं क्या कहते हैं दो राय नहीं दे सकता। सर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट सर। आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू ऑल आर्टिस्ट featured in खाना बदोश, क्योंकि सर दैट्स रियली लेजेंडरी एल्बम। और इस तरीके के एल्बम सर आपका क्या ख्याल है कि इंडस्ट्री लैक कर रही है? क्योंकि एक मेरे ख्याल में एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, खाना बदोश एक एल्बम है और वो स्टैंडर्ड है हिप हॉप पाकिस्तानी रैप। मैं इस बात से एग्री भी करूंगा और इस चीज को डिनाई भी करूंगा। क्या अब, क्योंकि अभी तक एल्बम्स का जो एज सच कॉन्सेप्ट जो है ना सही से आया नहीं है। लोग ज्यादा ईपीस पे फोकस हैं, जिसमें 5 और 6 गाने होते हैं। क्योंकि अच्छा एल्बम जो है ना, सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ, एल्बम का जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एल्बम कनेक्टेड होती है A to Z। आपका पहला गाना आपके आखिरी गाने से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल सही। अगर आप हिप हॉप की वो सुने, एल्बम सुने, इस तरीके से होना चाहिए, विच खाना बदोश इज। उसमें सारे गानों की वाइब जो है ना मैच करती है, साउंड मैच करती है। तो इस तरीके से मेरी भी एल्बम जो बन रही है इसी टोन में जा रही है, हर गाना कनेक्टेड है A to Z। शुरू का गाना एंड वाले गाने से कनेक्टेड है मेरा। एल्बम हमेशा एक ही थीम पे होती है और ये कि ट्रैक डिफरेंट वाइब दे देते हैं, कोई इतना नहीं, या तो सारे ट्रैक सेम वाइब के हों। और ईपीज जो होती हैं, ईपीज के अंदर ये कि टोटली आपके ऊपर है, कुछ भी एक ट्रैक ईडीएम है तो दूसरा हिप हॉप है तो तीसरा पॉप है, इस तरह के सीन ईपीज में ही होते हैं। ईपी और एल्बम में ये डिफरेंट है। ये बड़ी जरूरी है समझना। और ये भी सही बात है, कभी कभी ईपीज में भी एक सीक्वेंस होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर जो पाकिस्तान के सीन में है, जैसा अब्दुल कह रहा है ऐसा ही है कि ईपी में मुख्तलिफ होता है। ओके सर, आपका ईपी जिस तरीके से बात हमारी हो रही है, तो कोई कैसी ईपी आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं, डीजे अब्दुल की तरफ से आ रही है या कोई ऐसी न्यूज़ है? मैं एल्बम पर काम कर रहा हूँ फिलहाल, ईपी पे नहीं। ईपी पे मैंने किया हुआ वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक है, मतलब ऑफ टेम्पो म्यूजिक है और सिंथ वेव, मतलब हिप हॉप से हट के ना मैं दूसरी जॉनर्स अभी जो है ना उनमें घुस रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं। पॉप म्यूजिक भी कर रहा हूँ मैं, बहुत डिफरेंट म्यूजिक कर रहा हूँ। अभी जो एल्बम है, एल्बम के अंदर जो है ना वो देसी ईडीएम रिमिक्सेस, मतलब रिमिक्सेस नहीं, पुराने वोकल्स उठा के उनके ऊपर ईडीएम प्रोड्यूस किया हुआ है और उसके साथ हिप हॉप का फ्यूजन है। कुछ ट्रैक्स हिप हॉप वाले हैं, कुछ ईडीएम कवाली, तो डाइवर्सिटी आप उसमें लेकर। हाँ, मतलब ये दो वाइब्स हैं, एक नहीं दो वाइब तो फ्यूजन। और काफी सारे ओसीएल फीचर्ड है उसके अंदर, हाशिम नवाज फीचर्ड है, ये टाइटल ट्रैक हाशिम कर रहा है उसमें, वाओ ईवा बीबी है, बिग न्यूज़ है। दैट्स तो ग्रेट। आधे से ज्यादा जो है, आधे से ज्यादा वीडियो ट्रैक्स की उम्मीद है। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है ये, मेरी बात भी हुई है डिजिटल मार्केटिंग वाले और 100 लोगों से ना, तो कुछ सीन हो सकता है इसमें। सही फाइन, मैंने हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई मसला नहीं सर, बिल्कुल क्यों नहीं हो, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें बन रही है माशाल्लाह। लेकिन वैसे एक रिसोर्सेज से पता चला था मुझे कि आप बीट जब प्रोड्यूस करते हैं तो वो आप हैंड फ्री पे करते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, मैं अभी भी करता हूँ। मैंने सही बोला ना? हाँ, मैं हैंड फ्री पे करता हूँ और इस वजह से जो है ना मेरे कान खराब हो गए। हाँ, सही है। अच्छा, हैंड फ्री पे मैं इस वजह से करता हूँ, मैं अपने घर के अंदर जो है स्टूडियो अभी तक नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे घर में बच्चे बहुत खतरनाक है, जो सीधी बात है। लाइक
कंडेंसर माइक से कैच खेल रहे होते हैं वो। खराब हो गया इसका माइक। मेरे माइक इट्स अ बहुत बार खराब नाइटमेयर, हुए। इट्स अ नाइटमेयर। तो इवन मुझे अम्मा तक बोलती हैं कि भाई तुम्हें स्टूडियो बना के दे दूंगी, तुम कहीं बाहर वगैरह ले लो रेंट पे। पर रेंट पे आपको पता है 100 पंगे हैं यार। बहुत बहुत ज्यादा। सही है। अब मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ में। मुझे पहला मीडी मेरे अम्मा ने गिफ्ट किया था। ओके ओके। तो घर वाले कुछ भी नहीं ऐसा म्यूजिक को लेकर नहीं, वो तो बोलते हैं कि इधर भी तुम स्टूडियो बना सकते हो, मगर मुझे पता है इधर बच्चों ने जो हाल करना है ना वो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर मैं सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी महंगी चीज़ें खरीद के ले गया हूँ, वो रेट इसका मार 80 20 20 हाँ मेरा 80 माइक एक खराब हुआ है मेरा 80-20-20 दिल टूटने से ज्यादा कुछ बड़ा वो खराब हुआ है मेरे माइक का खराब हो जाए ना। फोकस राइट की मेरी आईसी उड़ी है। ओके। मतलब बहुत बहुत खर्चे हुए हैं अल्लाह मालिक है। फिर अब मैं खर्च ही नहीं करता इस चीज़ के। हमारा स्टूडियो खुला था ना एक डेसिबल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सही काम हो रहा था एक टाइम पे, लेकिन वो भी फिर खत्म हो गया बाद में। उधर सही काम होता था, उधर सही काम होता था, स्पीकर थे, सब सेट था, उधर मैं डेली एक म्यूजिक बनाता था जाके। और अच्छा बन रहा था। पूरा प्रोजेक्ट कर लेना एक दिन में, डेली। बड़ी बात है। दैट्स अ ग्रेट। रोज गाने बनते थे वहाँ पे, फिर वो खराब हो गया सिस्टम सारा। तो सर जब तला अंजुम started his career or started things from the bottom, you know, out of nowhere, he pops up like a Bugsman, you know, claim करते हैं। खैर तो सर उस टाइम आप जुड़े हुए थे उनके साथ, तला अंजुम के साथ। आपने गाने प्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी उनके साथ हसल के एरा में रहे हैं। तो सर उस पर थोड़ा स्पॉटलाइट डालिए और वहाँ तला अंजुम के बारे में सर बात कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं कल्चर से और यू नो ही स्टार्टेड थिंग्स ऑफ। यार काफ़ी मेरा जो है वो अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ प्रोड्यूस करते हुए। इवेंट्स वगैरह में भी मैं जाता रहा हूँ उसके साथ। वो एक स्टार्ट इस तरह हुआ था कि उसके आई थिंक पेज पे कोई उसने पोस्ट डाली थी कि एक नया म्यूजिक प्रोड्यूसर चाहिए। ओके। हाँ तो उस वक्त मैं वैसे ही काम ढूंढ कितनी रहा था। पुरानी बात कर रहे हैं यार ये 2013 की बात है। ओके। सही है। उस वक्त मैं एप्पल के साथ भी काम कर रहा था और एप्पल में एज सच काम मुझे मिल तो रहा था, मेरा काम रिलीज हो रहा था, मगर मेरा नाम नहीं आ रहा था उसमें और ना मुझे पैसे मिल रहे थे। मैं क्या टिकना, तो फिर आपको पता है फजूल है। वहाँ से मैं उठ के फिर मैं गया इन लोगों के पास, इन लोगों को चीज़ें दिखाई, इन लोगों को काम समझ में आ गया। फिर उसके बाद से काम स्टार्ट हो गया था। ओके। फिर चलता ही रहा 2016 तक चलता रहा। तला अंजुम के काफ़ी सॉन्ग्स आपने प्रोड्यूस किया, वो आए हैं मार्केट में। तो अब क्या कोई हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तला अंजुम और डीजे अब्दू की कोलैबोरेशन रहेगी? यार आने को आ सकती है, कुछ पता नहीं है, क्या पता आ जाए। ओके। अगर मैं हिम्मत करूँ तो मैं सुस्त और लेजी हुआ हूँ, तो सीधी बात है। और दूसरा ये कि जब मैं उसके साथ काम कर रहा था ना, मैं इस वजह से उसके साथ काम नहीं कर रहा क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे थे। वो ये बोलने लगे थे कि तला अंजुम है तो डीजे अब्दू है। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मैंने बोला मैं अलग हूँ और मैं खुद करूँगा। और काके को मैंने 10 मिलियन लगवा के दिए अभी गाने। तो मैं अपने आप को उन आर्टिस्ट में मतलब डालना चाहूँगा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ही अपने आप को बनाऊंगा, मुझे कोई रैपर नहीं बना सकता। ओके। मुझसे भले रैपर बन जाए, मेरे लिए वो बहुत एक खुशी की चीज़ है। मगर मुझे कोई ये ना बोले कि आप इस रैपर की वजह से बने हुए, उस रैपर की वजह से बने हुए। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। भले मेरे पैसे भी इस चीज़ में जा रहे होंगे ना, मैं अपना नुकसान देख लूँगा, मगर ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई मुझे किसी की वजह से बोले कि तुम इसकी वजह से ऊपर आए हो। एग्जैक्टली सर। नाउ यू गेट टू नो गाइज के अंदर की बात, यू नो इट इज फ्रॉम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। मतलब बहुत सारी चीज़ें फेस की मैंने, डिप्रेशन वगैरह, एंजाइटी वगैरह, बहुत सारे पंगे होते थे मुझे। मैं गायब भी रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ना, काफ़ी टाइम तक के लिए। मतलब बहुत तबीयत भी खराब रही है, मेरे बहुत पंगे हुए मेरे साथ। एक टाइम आया था अब्दुल, बिल्कुल वाकई में एक टाइम ये एंजाइटी वाला जो टाइम है ना, वो हमने देखा अब्दुल का। मैं कहीं पे बैठ भी नहीं सकता। ये बैठ नहीं सकता था 10-20 मिनट, 10-20 मिनट बाद पैनिक अटैक आके चलो चलो घर चलो, उसको लेके हम लोग भाग रहे हैं, इस तरीके का हो गया था। ये बहुत सारे इसने फेस किए। नो इट इज वेरी वेरी, मतलब ये सारी चीज़ें वो हैं सर कि कभी मतलब एज एन आर्टिस्ट आप एक शाइन करते हुए स्टेज पे देखते हो एक बंदे को, आप प्रोड्यूसर हो, आप कोई भी हो, यू नो यू लुकिंग एट हिम, ही इज शाइनिंग एट स्टेज परफॉर्मिंग, यू नेवर नो द बैक एंड, वो क्या कहाँ से आया, कैसे आया है, वो क्या बाइक पे आया, क्या रिक्शे पे आया, याद है वो जो वाइस वाले जर्नलिस्ट आए हुए थे ना। हाँ वाइस वाला जर्नलिस्ट आया हुआ था अमेरिका से, वो इंटरव्यू करने। वहाँ पे अब्दुल की होगी तबीयत खराब, इसको लेके हम घर भागे। मतलब ये ऐसा सीन हुआ। इस वजह से मैं खुद भी फिर जो है ना ज्यादा इन होने से हट गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों के साथ जाओ, फिर बार बार वो उठा के आपको घर लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये उनका भी सीन खराब करने वाली बात है। तो मैं खुद थोड़ा सा साइड हो गया था। मैंने बोला खुद को मैं सही वही करूँ, हील वील करूँ, जो भी सीन है, फिर वापस आऊँगा इनोवा। फिर वापस आया, फिर अभी फिर काके के साथ और समी अमीरी और ये सारे काके 1000, आसिफ अली और चैनके की भी आपने, चैन के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, प्रोडक्शन किया आपने इनके साथ। अभी जो कमर्शियल भी किया आपने माशाल्लाह, जब वो बहुत अच्छा कमर्शियल था माशाल्लाह। एंड काके 1000 ग्रेट आर्टिस्ट। और आप सर उस बारे में क्या बात करेंगे, वो काके 1000 और आसिफ अली, ये लोग कैसे आर्टिस्ट हैं और ये एज अ प्रोफेशनल
उनका बिहेवियर कैसा है, एंड एज एन आर्टिस्ट उनको क्या रेट करेंगे? यार मैं 10 में से कह लो कि 8 दूंगा उन लोगों को। वो हाँ। गुड। काम सही करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि जो मैं उनको बताता हूँ ना उस पर चलते हैं। मगर ये है कि हर आर्टिस्ट एक पॉइंट पे आके ट्रैक से थोड़ा सा आउट हो जाता है, तो अब वो ट्रैक से आउट होना मेरे लिए जो है वो है डिस बनाना। मैं डिस के बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करता। जो आर्टिस्ट डिस भी करता ना मैं उससे बात, हालांकि मेरी बीट पे डिसेस बने मगर आधे से ज़्यादा जो है वो पेड कोलैब्स हैं मेरी। मतलब ये है कि मैं डिस फ्री में नहीं बनाता। डिस वैसे मेरे से कोई कर ले आके कोलैब वगैरह मैं कर लेता हूँ। मैं म्यूजिक से तो मैं वैसे ही, मतलब ये जो यूट्यूब वाली कोलैबोरेशन इनसे मैं क्या पैसा एक्सपेक्ट करूँ, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए ना। सही है। बाकी जो डिस है डिस के तो मैं खास चार्ज करता हूँ अलग से ना, मेरा ये सीन है। अच्छा अच्छा। तो हाँ फादी के लिए मैंने, फादी ने दिए थे मुझे, पे वे किया था मैंने सुना है अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने आपको पे किया, लेकिन खैर सही है बस, अच्छा खासा था सीन। सही तो डिस के लिए स्पेशली, और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी इंडस्ट्री के अंदर के फादी का डिस आया बड़ा खतरनाक बैंगर, वो डीजे अब्दुल ने प्रोड्यूस किया, तो डीजे अब्दुल पे क्या वो बात आई थी यार मुझे लोग तो बोल रहे थे कि आप इसकी साइड हो। मैंने बोला यार मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक आदमी 3-4 काम कर रहा हो तो वो इन चीज़ों में थोड़ी पड़ेगा। मैं ये लड़ाइयाँ नहीं लड़ता यार। ओके बंदा मेरे सामने हो, मैं उसका सर्वर फाड़ दूं, वो मेरे लिए सही है। मगर मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। ये इंटरनेट के बीच ये मैंने बचपन में बहुत किया है। 2000 MSN मैसेंजर का टाइम था, मैं उधर गालियाँ दिया करता था लोगों को, रैंडम आईडीज वगैरह। वो मेरे बचपन के दिन थे, 2008-9। फेक अकाउंट नहीं फेक क्या, अपनी असली आईडी से उसने गालियां दी हुई है, पता नहीं किसको। वाह, तो सर आपने ये करके छोड़ चुके हैं बचकाना। ये बहुत MSN मैसेंजर, उससे भी पहले अगर जाओ तो MIRC यूज किया करता था। पता नहीं कब मैं, मुझे बहुत ही बच्चा था तब मैं, 2003-4 की बात है। MIRC चलता था, उसमें चैट रूम्स होते थे, क्या क्या उधर भी हरकतें करता था। अच्छा तो ये मैं इसको डिसेस को या ऑनलाइन लड़ाई कंसिडर करता हूँ। तो ये बंदा ये चादर अपने आप से उतार के जो है ना रियल दुनिया में घर से बाहर जाके निकलता है, वरना ये ऑनलाइन ही फन है। ये इसको फन लो, ये मजाक है मेरे लिए इन शॉर्ट। मैं बोलता हूँ कि अगर भाई डिस्क करना है तो मैं वो उस टाइप का बंदा हूँ कि 2 बंदों को उठा के उनके सामने खड़ा कर दूंगा, अब आपस में बात करो, तुम लोग बैठो, मारना है मारो, सर्वर फाड़ना है, चीजें मैं दे दूंगा तुम्हें, सर फाड़ने वाली, बल्ला चाहिए, गन चाहिए, जो भी चाहिए। वाह। तो खैर अभी बड़ा एक हाइप रिसेंट बीफ चला आसिफ अली का और उमर अंजुम का, यू नो एक दोनों, मतलब वो खैर बड़े ज़बरदस्त ट्रैक्स आए, उनकी म्यूजिक वीडियोस आई, यहाँ से ट्रैक्स गए, तो खैर अब तो खैर ठंडा हो गया मामला। लेकिन वो बीफ कैसा चला, मतलब आपको उसको 10 में से क्या रेट करेंगे हरीम भाई, आप भी अगर बताएं। यार मैं इसको रेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उसकी बुनियाद वाज वेरी स्टूपिड। मतलब उसकी बुनियाद नहीं होना चाहिए था। वो बीफ इरेलेवेंट। दोनों बंदे क्या कहते हैं, अपना अगर काम करें तो दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सही है ना। इफ दे लाइक आपस में मसले करके फटे करके उसका कोई पॉइंट नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, सही है ना। उमर अंजुम भी अच्छा काम करता है और आसिफ अली भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो दे शुड लाइक वर्क ऑन देयर ट्रैक्स एंड यू नो गिव अस एल्बम्स एंड ईपीज, गुड म्यूजिक, कंटेंट। रैप इंजीनियर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। रैप इंजीनियर्स का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। 2007 से वो उनकी हसल करते जा रहे हैं, एक्सपोलिमेंट एंड बहुत सारे फीचरिंग आर्टिस्ट। बहुत एक मैं गाना कोट करना चाहूँगा, बिन शजर, बहुत फेमस, यू नो सर, उस पे सर हाईलाइट डालें रैप इंजीनियर्स एंड एक्सपोलिमेंट। यार रैप इंजीनियर्स का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है हम सबके म्यूजिक पे, आई गेस। डार भाई इज एन ओजी, जो फैक्ट बात है, और डार भाई ने हमें भी बड़ा सपोर्ट किया। डार भाई ने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं गेम के बारे में, जो मुझे समझ आई हैं अब जाके। लिटरली मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, अभी भी डार भाई समझाते हैं। कुछ भी होता है रिलीज से पहले डार भाई को भेजता हूँ, डार भाई कैसा लग रहा है, ठीक है। डार भाई कहते हैं हाँ ये मसला है, तो फिर मैं इसको सेट करता हूँ। तो डार भाई इज ऑलवेज बिन दैट मेंटोर काइंड ऑफ पर्सन, तो दिल से रिस्पेक्ट है डार भाई के लिए। और रैप इंजीनियर्स तो आपको पता है लेजेंडरी रहा है। बिन शजर, बिल्कुल ऐसे सॉन्ग्स कैसे आए हैं? बिन शजर है, फिर वो अपना क्या नाम है, बातें तो बहुत ज्यादा बातें थी, और दूसरा क्या नाम है, बहुत सारे ट्रैक्स रहे। एग्जैक्टली। वो उस ट्रैक का नाम क्या था भी जो डार भाई का आया था उस मूवी के अंदर, वरना मूवी के अंदर आया था ना, पावर दी गेम। तो काफी अच्छा है। और डार भाई अभी मूवी में भी आ रहे हैं। मूवी डार भाई शोएब मंसूर साहब की मूवी के अंदर डार भाई का रोल है, बहुत अच्छी मूवी है।
ओके डार भाई ने अभी रिसेंटली मैं भी हूँ मूवी के अंदर, ये भी है मूवी के अंदर थोड़ा सा हूँ, थोड़ी सी देर के लिए। बस कैमियो है गाइस अंडर द टेल बात किसी बताना नहीं, लेकिन आप सुन लो ये बात। इट्स फॉर यू। हल्का सा कैमियो है। यार और भी आर्टिस्ट हैं जो मूवीज में आने वाले हैं, अभी आप देखेंगे, मैं नाम नहीं ले सकता। चीजें इवॉल्व हो रही है और चीजें कितनी अच्छी फ्लरिश करती जा रही है। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। अगर हम चीजों को, अगर हम आज 2021 में हम इस एरा में आके ये बातें कर रहे हैं, कितनी चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं यार कसम से कैसी 2014 में तो मैं सोच भी नहीं सकता था इतना सब होगा यार। Yup, exactly. 2014 में मुझे आइडिया भी नहीं था, जब मैंने 2014 में स्टार्ट किया, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। Okay. लेकिन मुझे नहीं लगता मुझसे पहले भी किसी ने सोचा होगा कि क्या नाम है इतना इवॉल्व कर जाएगा सीन। शोज हो रहे हैं माशाल्लाह, मूवीज के अंदर सीन बन रहा है, टीवी पे शो आ गया रैप का, और बाकायदा प्रॉपर्ली सारा सीन हो रहा है, ब्रांड्स इन हो रहे हैं। वो ये वाला सीन तो कभी सोचा भी नहीं था। एक टाइम था रैप को कोई पूछता नहीं था। मतलब वो जब मेरा एंजाइटी वाला टाइम था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूजिक नहीं करूंगा। मैंने टोटली सोच लिया था। मैंने बोला मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जॉब पे जाऊंगा या तो जो फैमिली बिजनेस है वो उसी को रन करूंगा। तो फिर यही हुआ कि दोनों काम किए मैंने। फिर उसके बाद जब देखा, जब मैं जॉब कर रहा था, सही है, तो मुझे कॉल आ गई थी उससे, स्टार रैपर से। तो मैंने स्टार रैपर की वजह से जॉब छोड़ी अपनी। हाँ ये जॉब कर रहा था प्रॉपर, ये जा रहा था। You have me guys, you have these things noted, you know, कि सब चीज़ें ऐसी बनी तो खैर। तो सर मूविंग फॉरवर्ड, अब सर एक कंट्रोवर्सी है कि एक्सपॉलिमर डार का डिस चल रहा है वाइस के साथ। क्या इस बात में सच्चाई है? डिस चल रहा है मतलब आप डिस मतलब सुना तो सही, डिस पीटीजी वाला जो आप बात कर रहे हैं। पी- हाँ यार कुछ स्टेजेस, कुछ तो ग्रजेस वहाँ हैं। से शॉट्स लिए गए, फिर यहाँ से भी शॉट्स लिए गए, तो बैक एंड फोर्थ तो एक चीज चलती रहती है ना एट द सेम टाइम। वो तो पुट्टी टोपी गैंग पार्ट है एक कल्चर का। बिल्कुल एग्जैक्टली, कभी मतलब साइड स्विचेस हो जाती हैं और It नहीं happens. स्विच साइड वाली बात भी नहीं है ना, कि मतलब अगर मैं ये कहता हूँ डार भाई मेरे भाइयों की तरह सही है, बड़े भाइयों की तरह है, बट ऐसा नहीं है कि मैं मिलूं अगर किसी और से और मैं ये कहूँ कि तूने डिस किया डार, क्योंकि बैक एंड फोर्थ ये तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, सही है। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे सामने कोई डार भाई को अगर कुछ बोलेगा तो ऑब्वियसली मैं आगे उसको बोलूंगा, उसको मैं कन्फ्रंट करूंगा, सही है, ये तो है। अगर क्योंकि ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी, और मेरे सामने और मेरे आगे पर्सनली आगे कोई डार भाई के खिलाफ बोलेगा तो ऑब्वियसली ऐसा ही है, और ऐसा होना ही चाहिए। आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को डिफेंड करते हैं, एग्जैक्टली, और वो मेरा हक है, मेरे बड़े भाई हैं, और अगर कोई उनके साइड से डिफेंड करता है तो वो उनका हक है, ठीक है। हर साइड से ऐसा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बीफ अब खत्म होने चाहिए। ये चलते आ रही हैं जो रिवायतें इनको खत्म करो। तो पुट्टी टोपी गैंग पीटीजी ये रिसेंट कोलैब भी काके 1000 का हो चुका है। वो जी साइड एक है, वो पूरी कम्युनिटी, वो भी काफी अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एक मैसेज और लव नहीं आता। हम मुझे ऐसा फील होता है एज पर मी। आपका क्या ख्याल है? उनके गाने पहले भी मैंने सुने, बहुत अच्छे हैं, अभी भी बहुत अच्छे हैं, सही है। किंग जैसे सॉन्ग्स भी हैं, हाँ, बहुत अच्छे। किंग तो यार कोई लेवल का क्या बहुत अच्छे प्रोडक्शन लेवल, म्यूजिक प्रोडक्शन, वीडियो प्रोडक्शन, साउंड पॉइंट, और इनका जो हुक जो करता है लड़का मिगजाम जी, ऐसे हुक मैंने पाकिस्तान में नहीं सुने किसी के यार। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और आर्टिस्ट आए। एक हसन खाकी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि पंजाबी जो है ना वो थोड़ा और सीन आया, मतलब जिस तरह ये सिद्धू मूसे, मतलब वो वाइब लेके चल रहा है। यूके पंजाबी म्यूजिक, यूके भंगड़ा म्यूजिक बेसिकली, वो बोले हुक है इन लोगों के, वो हुक स्टाइल है इनका। ये आपने बात मेरे ख्याल में बोल स्टार में भी एक रैपर, यंग रैपर था, उसने परफॉर्म किया था, हुक ऐसा दिया था, वो चेंज द वाइब मैन, एंड यू गिव हिम शॉट आउट लाइव। मैंने बोला था भाई ये बंदा, मैं इस तरह के बंदे ढूंढ रहा हूँ जो इस तरह के काम करें। लेकिन एक सॉन्ग्स है वीनो जो एक डिस था, डिस ट्रैक था, यू नो। अब मैं एक चीज बताता हूं, उसी की तो अभी आपसे बात की मैंने जी कि शॉट्स वहां से अगर लिए जाते तो यहाँ से भी रिप्लाई आएगा, लेकिन मुझे लगता है डार भाई ने उसमें रिप्लाई किया, डार भाई को के ऊपर शॉट्स लिए गए थे एक टाइम पे, तो दैट्स व्हाई डार भाई रिप्लाइड ऑन दैट। बाकियों का मुझे नहीं पता कि उनका क्या बीफ है वायस के साथ। तो डीजे अब्दुल, आप भी मीडिया स्टूडेंट रह चुके हैं, एंड आप वहां से ड्रॉप आउट हो गए थे, मतलब ये क्यों? नहीं मैं ड्रॉप आउट नहीं हुआ, मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया है, अभी मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ, आगे मेरा पीएचडी का भी प्लान है। तो पीएचडी का मैंने ये सोचा हुआ है कि किसी ने भी जो है पाकिस्तानी हिप हॉप के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च नहीं लिखी हुई किसी ने, 8-10 हज़ार पेजेस वगैरह की ना। ओके, तो मेरा ये प्लान है कि मैं ये लिखूँ। अभी तक तो मैं ये सोच रहा हूँ, अभी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगी, वो मे भी शायद आगे इन फ्यूचर दे दे, या मैं देखूंगा जो मुझे फील्ड से रिलेटेड करना होगा मैं वो देखूंगा। वैसे मेरा पहला टारगेट ये है, पूरी एक प्रॉपर रिसर्च लिखी हुई हो हिप हॉप के ऊपर, जिसके अंदर सारे आर्टिस्ट हों फ्रॉम 90s में तो आई थिंक ऐसा नहीं तो फ़खरे आलम ही आएगा, अगर आएगा तो फर्स्ट रैपर। हाँ, उसके बाद से लेके
2015 तक के जितने भी आर्टिस्ट आए ना उन सबको मैं इंक्लूड करूँगा, या मे बी शायद अभी जो भी आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड कर लूँ, देखूंगा क्या सीन। टिपिकल पूरे पाकिस्तान की रैप इंडस्ट्री के बारे में पूरी रिसर्च आप उस पर करेंगे? वो होगी उसी तरीके 1000 पेजेस की बनेगी, अब पता नहीं कितने पेजेस की, बहुत कितने कंटेंट होते हैं है, रिसर्च बहुत कंटेंट इस पे आप एक्सप्लोर ही करने जाएंगे तो एक्सप्लोर बहुत वो टोटल लंबा काम है वो। या एग्जैक्टली आई कैन फील लाइक मैं भी रिसर्च के उसमें हूँ, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ रिसर्च कितना लंबा प्रोसेस है। बहुत आई कैन खतरनाक फील process दैट है। या रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप ये कर देंगे तो इट विल बी रिटन एज अ हिस्ट्रीज में लिखा जाएगा, बिल्कुल, तारीख में बिल्कुल, लिखा जाएगा कि ऐसी रिसर्च हुई है हिप हॉप इंडस्ट्री में। वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। एंड हाशिम इसाक, आपके सर एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? मैंने सुना है ऐसे र्यूमर्स आए हैं मुझे पास भी कि आप भी ड्रॉप आउट हो गए कुछ ऐसा। हाँ यार, मैं पहले इकरा में था, उसके बाद 3 महीने पढ़ा, वहाँ से छोड़ दिया मैंने। इकरा से कैसे निकला? एक रात कैसे निकला? ये बात के बाद चलो उसके बाद इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। बस एक लड़ाई हुई बहुत खतरनाक लड़ाई। भाई हाशिम भाई आपको लड़ते लग रहे हैं रेसलर को यार। उसके बाद क्या नाम है, खैर इकरा से निकल गया। उसके बाद जो है दूसरा ये सीन था अपना कि ज़ियाउद्दीन में एडमिशन लिया रिसेंटली मैंने 2019 में। वहाँ से भी मैंने छोड़ दिया, पढ़ाई हो ही नहीं रही मुझसे, पता नहीं क्यों। खैर लेकिन मैं दूसरों को ये कहूँगा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे रैपर्स ये कहते हैं यार पढ़ाई में क्या रखा है। मैं अपने ऐप को ऐसे जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई मैंने छोड़ दिया। फ्लेक्सिंग, हाँ, ये कोई फ्लेक्स वाली चीज नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी, पढ़ाई जरूरी है, और साथ में अगर आप ग्रो कर रहे हो तो स्टेबल जॉब आपको चाहिए। हाँ, मैं सबको यही कहूंगा कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं क्योंकि मेरी गलती है, मेरी नाकामी है कि मैं पढ़ नहीं सका तो मैं उसको वो नहीं करूंगा, ग्लोरीफाई नहीं करूंगा। सबको पढ़ना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं और पढ़ना चाहिए। हाशिम इसाक, आप मिक्स मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी हैं? यार मैंने बहुत समझो 3-4 साल लगातार किया है मिक्स मार्शल आर्ट्स। अभी तो वजन शजन सब वापस बढ़ गया मेरा। We got a real fighter in the game, man, you know. बर्गर शर्गर खा के हम लोग लेकिन मैंने अच्छा खासा टाइम किया है। मैंने थोड़ी सी फाइट्स भी की हैं और बाकी रहा है सीन अच्छा। ओ क्रॉस जैब्स फिर आपके एक्यूरेट होंगे हैं, बिल्कुल ऑन सीखा पॉइंट। मुझे अभी भी क्या कहते हैं मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बची है जिसम में। ओके, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। दैट्स ग्रेट, दैट्स थोड़ा टाइम मिले ना मुझे वापस अपने उसमें शेप में आना है यार, बहुत वजन बढ़ गया। लेकिन यू हैव टू बी अ फाइटर अगेन, क्योंकि यू आर ऑन द रोड, यू नो, ऑन द गेम, फाइटिंग विद द स्टफ, यू नो। सो डीजे अब्दुल, वी आर वाइंडिंग इट अप विद एक मैं आपके थ्रू एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ एडवाइस टू यंग आर्टिस्ट, क्योंकि यंग प्रोड्यूसर, अगर एक प्रोड्यूसर एक बिल्कुल नूब है, वो सोच रहा है, समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, वो प्रोड्यूस करना चाहता है म्यूज़िक, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? एक बेहतरीन एडवाइस के उसको इस तरीके से करो काम के वो आप कामयाब हो जाओ। तो सर प्लीज़। देखिए, कामयाबी तो बंदे की किस्मत में होती है। ओके, मगर ये है कि वो मेहनत करता रहे। हम भी इसी तरह ही थे। हमारे टाइम पे तो वो यूट्यूब के ट्यूटोरियल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, मगर ये कि खुद उंगलियां कर करके सीख गए हम लोग ना। तो मैं ये बोलूँगा कि बस लगे रहें, ये जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, और बहुत अच्छा मैं तो देख रहा हूँ यार, काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। खैर इन लोगों पर ये ट्यूटोरियल वगैरह की भी सहूलियात है, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। तो अगर ये इसी तरह मतलब अभी जो कर रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ इसी तरह करते रहें, ये बहुत आगे जाएंगे। सही है, ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब एक ऐसा फील्ड में मैंने सुना है कि कोई बड़ा आगे बैठ जाते तो वो आगे वालों को जगह नहीं आता। मगर मैं भी, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ या बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, या कुछ लोग बोलते हैं नहीं हूँ। मैं ये बोलूँगा कि अगर जिसके लिए मैं बड़ा हूँ, तो मैं ये कि मैंने रास्ता साफ रखा हुआ है, कोई भी आगे बैठ सकता है उस चीज़ पे, मतलब वो उस सीट पे बैठ सकता है। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ भाई। मैं बोलता हूँ कि मुझसे तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं हर बंदे को हेल्प करता हूँ। सही है। अब म्यूज़िक से हट के वैसे भी जो गलियों में मुझे उस्ताद ही बोलते हैं लोग, क्योंकि मैं हर किसी की हेल्प करता रहता हूँ। हुड फेमस, यू नो, वी गॉट अ हुड फेमस। पासपोर्ट ऑफिस इधर उस्ताद के घर जाना है, पासपोर्ट ऑफिस में आपको पहुंचाएंगे। तो दैट्स ग्रेट। शुरू दिन से मैंने लोगों की ना मदद ही की है। मैं इन्हीं चीज़ों में लगा रहता हूँ। बस मैं ये बोलता हूँ कि आप दूसरों का भला करो, या अल्लाह आपका भला करेगा। एग्जैक्टली, आप गिवर हो, यू नो, दैट अल्लाह आपको देने वाला हाथ बनाए तो आप देने वाला हाथ बनो। ये नहीं कि आप भाई, ये अब्दुल का यही अच्छा सीन है कि मैंने देखा है जो भी आर्टिस्ट आते हैं इसके पास सजेशंस के साथ, या फिर सजेशंस कह रहा हूँ, एडवाइस लेने आते हैं इसके पास, तो फिर ये सजेशन देता है उनको और प्रॉपर्ली मतलब उनको गाइड भी करता है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको एग्जैक्टली, इवन मैं अपनी बात करूंगा। मैंने भी डीजे अब्दुल को अपनी चीज़ें दिखाई, मतलब अब्दुल भाई ये सिचुएशन है, अब मेरा कुछ हो सकता है।
अब्दुल भाई ने बताया कि भाई ये है कुछ, ही वॉज अ मेंटोर। और इसी तरीके से हमने भी टीम इनसाइक्लोमीडिया हब में जैसे रीच आउट किया सर डीजे अब्दुल को एंड हाशिम इसा को, दे वर सो हम्बल एंड दे वर सो काइंड टू गिव अस टाइम, और हम लोग वी मेक इट हैपन। सो अ बिग शाउट आउट टू बोथ ओजीज। बिग शाउट आउट टू यू गाइस, एहसन भाई एंड यू। मैं तो एहसन भाई को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बिल्कुल। आपसे भी मैं अभी रिसेंटली उधर मिला था, बिल्कुल शो में सर। गुड सीन है सर, सारे भाइयों की तरह आप। दैट्स गुड सर। आप हाशिम इसाक कोई ऐसी अच्छी बात या कोई ऐसी एडवाइस जो आप यंग आर्टिस्ट को देना चाहते हैं जो अभी हसल कर रहे हैं, जो कि रैप इंडस्ट्री में फ्लरिश कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बुरे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दे आर कोपिंग इट अप, तो आप उनको यार सबके लिए एक एडवाइस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आपका कंटेंट जो है ना थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए हर आर्टिस्ट से, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट एक ही तरीके से जो है ना, मैं सुन रहा हूँ एक ही बार्स जो है ना मुझे बार बार सुनाई दे रहे हैं हर आर्टिस्ट के साथ। आस्तीन के सांप ये लाइन हर जगह मुझे सुनाई देती है, हर जगह। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि एक वेरिएशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब हमने स्टार्ट किया था हम भी एज अ वॉनबी स्टार्ट कर, हमने भी एज अ वॉनबी किया था, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रहे थे, लेकिन विद ट्रायल्स एंड एरर्स हमने भी सीख लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोसेस है, शायद उनको भी उससे गुजरना पड़े। सब अपना स्टाइल एक टाइम पे डिस्कवर कर ही लेते हैं। एग्जैक्टली, सही है। और मैं चाहता हूँ कि लोग जल्दी कर लें अपना डिस्कवर स्टाइल, क्योंकि अब तो वेरिएशन मुझे नहीं दिख रही। आई थिंक पीपल नीड टू हैव दैट वेरिएशन इन द गेम। एग्जैक्टली 4 मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीजें आ चुकी हैं। आप अपने बारे में पहले बताएं कि आप क्या हैं। व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री, यू लेट पीपल नो हु यू आर, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे बात करें, क्योंकि आज के लोगों के पहले गाने डिस्ट्रैक हैं। तो हाँ, ये बहुत बुरी चीज़ है। दैट्स नॉट गुड। लड़ाई से घुसोगे तो लड़ाई होगी। देखो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ डिस्क के बेसिस पे एंट्री लेते हैं गेम के अंदर एंड दैट्स इट, फिर उनके पास कंटेंट नहीं होता। सही है, कंटेंट का है बस ये कि गाड़ दूंगा, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है। सीना जोरी करे कल के लड़के, सर अगर आप वो वर्ड्स कर देना अभी, मतलब बहुत रेलेवेंट है अभी वो। सीना जोरी करे कल के ये लड़के, जिनको लाए थे हम हाथ पकड़ के, पहले हाशिम भाई करते थे, अब देखो तो मिजाज ही नहीं मिलते, कहीं सुनी करो जब भी सुनो मेरे बारे, कुछ खास बाकी फारिग रैपर आते जा रहे, गली बॉय की पैदाइश है ये टैटू सारे, रैप बाद में पहले सीखो तुम सीधी बात। आई वाज रैपिंग जब मोजी था यंग बोन, तब जब नोकिया था स्मार्टफोन, बचपन से पागल हूँ हिप हॉप के ही पीछे, पहले आते थे रैपर्स अब आते हैं क्लोन्स। अच्छा, क्लोन्स का मतलब लोग समझते हैं मैं क्लाउन कह रहा हूँ, नहीं क्लोन्स कह रहा हूँ, क्लोन जो एक जैसे। हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्लोन्स क्यों बोल रहे हो, क्लाउन होता है। मैं क्लोन्स की बात कर रहा हूँ, जो सेम क्लोन्स किसी की बिल्कुल जेरोक्स कॉपीज निकल के आ रही हैं, कार्बन कॉपीज। हाँ, एक ही जैसे रैपर आ रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम रेफरिंग टू। तो यार यही सीन है कि आप अपना मुख्तलिफ स्टाइल लें, थोड़ा सा स्टैंड आउट करें, हैव योर ओन फ्लेवर, हैव योर ओन स्टाइल। इससे इंशाल्लाह सब आर्टिस्ट जो है ना, अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट नए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यार। वो स्टार्स मार्शल, फिर फ्यूरी रैप्स, वो स्टार्स का बहुत खतरनाक काम है। मैं वैसे हिप हॉप से बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ समझ लो, लेकिन वही मैं इन बॉयज को शाउट आउट देना चाहूँगा, बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। फ्यूरी हो गए, ये अपना फ्यूरी, स्टार्स और मार्शल, और भी बहुत सारे बॉयज हैं यार। अलीम MRK, अलीम RK, हाँ वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। फिर प्रोड्यूसर्स में QM है, उमर है, बहुत सारे लड़के हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट दिस टाइम मैन। एंड बस कंक्लूड करेंगे सर, अगेन आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू हाशिम इसाक एंड सर डीजे अब्दुल फॉर जॉइनिंग अस एट टीम इनसाइक्लोमीडिया हब। एंड असद भाई एंड हसन भाई, love sir, love respect and peace, you know. And guys, it was, thank you so much for watching this episode, and I hope आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, होप कि आप लोग चीज़ें अडॉप्ट करें और जस्ट ग्रो मैन, रुकने वाला काम नहीं है। यू नो, यू हैव टू हसल, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, हर दिन नया दिन है, हर सूरज एक नई उम्मीद के साथ उगता है और हर सूरज एक उम्मीद के साथ डूबता है। सो गाइस, कीप हसलिंग मैन, कीप हसलिंग, पीस आउट।